हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। आज है सेकेंड डे मैराथन रिवीजन का, जिसमें हमारा टॉपिक है बोरोविंग पावर ऑफ द कंपनी। सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि बोरोविंग पावर ऑफ कंपनी एक्सप्लेन करिए। व्हेन अ कंपनी लॉफुली बोरो मनी, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोविंग पावर ऑफ कंपनी। ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हम देने जा रहे हैं। राइट ऑफ बोरोविंग, कंपनी हैज़ अ बोरोविंग पावर वेदर इट इज़ क्लियरली गिवन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और नॉट। कंपनी के पास बोरोविंग पावर होती ही है, भले वो मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा हो या नहीं। सच कंपनी होल्ड द इम्प्लाइड राइट टू रिसीव लोन फॉर देयर मेन एंड ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है MOA में, उसको अचीव करने के लिए कंपनी के पास ये इम्प्लाइड राइट होती है। मतलब कि ये मान लिया जाता है कि उसके पास ये अधिकार है ही कि वो लोन ले सकती है। लोन लेने को ही बोरोइंग पावर कहते हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान एंड डिस अलाउंसेस, क्या क्या छूट दी गई है बोरोविंग से रिलेटेड बोरोविंग करने के लिए। तो फॉलोइंग आर द रेस्ट्रिक्शन टू टेक द बोरोविंग। तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं, इसे रेस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं या तो प्रोविज़न या डिस अलाउंस भी कर सकते हैं, जो कि कुछ 7 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट है, नन बिजनेस कंपनी हैव नो इम्प्लाई राइट टू बोरो। नन बिजनेस कंपनी यानी कि जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, बिजनेस नहीं करती हैं, उन कंपनी के पास कोई भी इम्प्लाइड राइट नहीं होता। इम्प्लाइड राइट सिर्फ किसको मिलता है? कंपनीज़ को मिलता है। कंपनी क्या है? जो कि बिजनेस करती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट मीनिंग से ही कि नन बिजनेस कंपनी हैव नो इम्प्लाई राइट टू बोरो। अब सेकंड देखते हैं, लीगल लिमिट टू बोरो। नन बिजनेस आर द companies whose purpose is to work for the religion, art, commerce, science, and it is utilize the profit for same object. These companies cannot borrow money until it is specified in the memorandum and article. The extent to which this company have been granted the right to borrow is given in article clearly. तो ये नन बिजनेस कंपनी के एग्जाम्पल हो गए और इनके पास इम्प्लाइड राइट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है लीगल लिमिट टू बोरो। कंपनी के पास क्या लीगल लिमिट होती है कि वो कितना बोरो कर सकती है। तो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होती है या ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल होती है, वो और फ्री रिजर्व, ये दोनों को एंड यानी कि ऐड करके जितना इक्वल होना चाहिए बोरोविंग पावर, उसकी जो बोरोविंग की लिमिट है वो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के अंदर ही होना चाहिए, उससे इक्वल ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदर देन टेम्प्रेरी लोन टेकन बाय बैंक, जो भी वो टेम्प्रेरी लोन लेती है उसको छोड़ के उसके बाद जितनी भी पेड अप कैपिटल और रिजर्व हैं वही है लीगल लिमिट टू बोरो। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लोन ओवर लिमिट। अगर कंपनी ने लोन ले लिया लिमिट से ज़्यादा, यानी कि वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को मिला के जो अमाउंट आता है उससे ज़्यादा उसने ले लिया, तो क्या होगा? इलीगल माना जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। और जो लेंडर या क्रेडिटर जो पैसा देगा, लोन देगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि लोन जो दिया गया है वो गुड फेथ में था। गुड फेथ में यानी कि उसको ये नॉलेज नहीं थी कि कंपनी के पास क्या बोलते हैं लीगल लिमिट है, उसने क्रॉस कर दी है। और लेंडर वाज अननोन टू द फैक्ट दैट बोरो लिमिट हैज़ बीन क्रॉस। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। गुड फेथ का मतलब होता है कि गुड फेथ में उसने लिया है, मतलब विश्वास करके कि हाँ ये सब कुछ सही ही होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिक्स्ड लोन लिमिट बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो लोन की लिमिट फिक्स्ड होती है जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में दी गई होती है। तो एवरी कंपनी हैज़ इम्प्लाई राइट टू रिसीव द लोन वेदर इट इज़ क्लियरली गिवन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और नॉट, बट इफ बोरोविंग लिमिट और अपर लिमिट टू बोरो हैज़ बीन सेट अप इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट टेक द लोन बियॉन्ड सच लिमिट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टेम्प्रेरी लोन आर नॉट इंक्लूडेड इन लोन। जो भी टेम्प्रेरी लोन लिया जाता है वो लोन के अमाउंट में इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था अदर देन टेम्प्रेरी लोन टेकन बाय बैंक। वही पॉइंट है यहाँ पे, टेम्प्रेरी लोन और लोन ऑन डिमांड विच आर टू बी पेड विद इन 6 मंथ आर नॉट इंक्लूडेड इन लोन। टेम्प्रेरी लोन वो लोन होता है जो कि टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 6 मंथ के लिए। दिस लोन कैन बी रिसीव्ड बाय रिडीमिंग द बिल को वापस करके या फिर कैश या क्रेडिट में अकाउंट ओपन करके ये लोन लिया जाता है। द लोन कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को रन करने के लिए ये लोन लिया जाता है जनरली,
कैपिटलाइज एक्सपेंसेस के लिए नहीं लिया जाता टेम्प्रेरी लोन. दिस लोन आर नॉट एडेड इन द लीगल लिमिट ऑफ बोरोविंग पावर ऑफ द कंपनी. Utilize the right to receive loan. Any private or public company can only utilize the right to receive loan when it has received the right to business. कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी तभी यूटिलाइज़ कर सकती है लोन जो ली है जब उसके पास क्या बोलते हैं बिज़नेस करने का राइट हो, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि नॉन बिजनेस के पास राइट नहीं होता. ऑथराइज पर्सन टू रिसीव लोन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ एम्प्लाइड राइट टू बोरो द लोन फॉर अ कंपनी. तो ऑथराइज पर्सन यहाँ पे कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Board of Director can use right to receive loan after passing resolution in board meeting, but Board of Director after passing resolution can delegate this right to Director Committee or Managing Director, Manager or any other main officer or head of the branch office. So these are the person or committee जिसको Board of Director delegate कर सकती है अथॉरिटी. अब देखते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोविंग की. अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायरस यानी कि लिमिट क्रॉस कर दी, जो भी लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के से ऊपर चली गई, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस, क्या इफेक्ट होंगे. तो वेयर कंपनी बोरो विदाउट द अथॉरिटी कन्फाइंड ऑन इट बाय द आर्टिकल और बियॉन्ड द अमाउंट सेट आउट इन द आर्टिकल, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस बोरोविंग. Any act which is ultra virus the company is void. In such a case the contract is void and the lender cannot sue the company for the return of the loan. तो जो भी बोरोवर क्रेडिटर होगा जिसने लोन दिया है कंपनी को, वो अपना रिटर्न नहीं मांग सकता लोन पे, क्योंकि अल्ट्रा वायरस बोरोविंग हुई है. द सिक्योरिटी गिवन फॉर सच अल्ट्रा वायरस, और जो भी सिक्योरिटी लोन के तौर पे लोन लेने के लिए दी जाती है वो भी वॉइड मानी जाएगी, वो भी इनऑपरेटिव हो जाएगी. तो इसमें लॉस किसका हो गया? क्रेडिटर का. अल्ट्रा वायरस बोरोविंग कैन नॉट इवन बी रेटिफाइड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. और इसको बदला भी नहीं जा सकता मीटिंग बुला के. इफ़ द लेंडर हैज़ पार्टेड विथ हिज मनी टू द under a ultra virus borrowing and is therefore unable to sue for its return or enforce any security granted to him. अगर कंपनी ने पार्ट में लोन दिया है जो कि अल्ट्रा वायरस है लिया है, तो वो शू नहीं कर सकती रिटर्न के लिए. अब देखते हैं रेमेडीज़ अवेलेबल टू लेंडर. अब इसमें लेंडर का लॉस हुआ अल्ट्रा वायरस बोरोविंग की वजह से, तो उसके पास क्या क्या रेमेडी है. या तो वो इंजंक्शन कर दे. इंजंक्शन मतलब कि इंजक्ट करे, कोर्ट में जाए, केस करे कंपनी के ऊपर. और या तो फिर सब्रोगेशन यानी कि राइट टू प्लेस, या तो वो जो लोन अमाउंट उसने दिया है उस लोन को सब्रोगेट कर दे. मतलब कि इफ़ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज़ यूटिलाइज अनऑथराइज लोन फॉर द लीगल पेमेंट देन द लेंडर विल रिसीव द प्लेस ऑफ क्रेडिटर. तब लेंडर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर में बदल जाएगा. एंड तब जाके लेंडर कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है और उसको चांसेस होते हैं कि उसके सारे रिटर्न मिल जाए. लेंडर और क्रेडिटर में फ़र्क होता है. लेंडर मतलब जो सिर्फ बोरो करने के लिए लोन देता है. क्रेडिटर वो जिसको मतलब एश्योरेंस रहती है कि हाँ मतलब ये कंपनी का क्रेडिटर, इसको पैसा दिया ही जाएगा. अब देखते हैं ट्रेसिंग मतलब राइट टू रिसीव मनी इट्स कैन बी फाउंड. अगर लेंडर के लगा कि हाँ उसको मनी मिल सकती है, अगर वो ढूंढे मतलब जांच पड़ताल करे, तो वो ट्राई करेगा. ये वे है उसके पास. या तो फिर रेमेडी विथ राइट ऑफ कंपनी बट लोन बियॉन्ड द राइट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. या तो उसके पास एक ये रेमेडी है कि कंपनी को तो राइट थी, मतलब अल्ट्रा वायरस है कंपनी के लिए. अल्ट्रा वायरस नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से अल्ट्रा वायरस है. यानी कि if a person lent money which is in the limit as per the article of company but beyond the limit of the board of director, then lender can make responsible to company and can recover the loan, but lender has to prove that loan taken by the director was for the general interest and for full faith. Loan amount was utilized for the benefit of a company. ये दो बातें उसको प्रूव करनी होंगी कि उसने जनरल इंटरेस्ट फुल फेथ में लिया था और ये कंपनी के बेनिफिट के लिए वो अमाउंट लिया गया था. जब ये दोनों बातें वो कर देगा तो कंपनी से अपने पैसे रिकवर कर सकता है लोन अमाउंट. राइट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर से कंपनसेशन मांग सकता है. इफ डायरेक्टर हैज़ यूज्ड देयर राइट इन दिस बिलीफ ऑफ लेंडर देन दैट लेंडर कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. लाइक डायरेक्टर हैव अ राइट टू रिसीव लोन ऑफ द 2 crore बट दे हैव टेकन 2 crore लोन बाय इशूइंग डिवेंचर एट अ टाइम while prospectus has also mentioned to issue the debenture of 2 crore. In this context, director has disbelief with the lender, hence lender has the right to get compensation from the director. तो ये एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टर के पास राइट है लोन लेने का 2 crore तक का, लेकिन उसने 2 crore से ज़्यादा डिवेंचर ले लिए. अपने प्रॉस्पेक्टस में दिखाया कि 2 crore से ज़्यादा उसको लेने का अधिकार है.
तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्टर को डिसबिलीव थी लेंडर के साथ, तो लेंडर क्या कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। छठवां पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं हमें एग्जाम में, रिकवरी ऑफ डैमेजेस को रिकवर करने के लिए भी वो एक ये वे है इसका कि मान लो उसने लोन दिया और वो जो लोन अमाउंट है कंपनी ने यूज़ नहीं किया है और कोर्ट ये मान लेती है कि हाँ चलो ठीक है इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो सिर्फ उसके कारण उसको जो भी डैमेजेस हुआ रहेगा वो रिकवर कर सकता है, यानी कि ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिबेंचर। बोरोविंग पावर तो हमने समझ ली कि बोरोविंग पावर क्या होती है। अब इस बोरोविंग पावर के अंदर कुछ मेन टर्म्स हैं, सबसे फेमस टर्म है जो कि डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं डिबेंचर क्या होता है। अगर कोई कंपनी को मतलब किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन डेवलपमेंट के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर्पज़ के लिए वो या तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करती है या तो फिर बाहर से उधार लेती है, यानी कि बोरो करती है। तो जनरल पब्लिक से भी बोरो कर सकती है सर्टिफिकेट देके फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि मैं इतने साल के लिए ले रहा हूँ और तुम्हें ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक को ऐसा बोल के लेती है। एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको देती है। तो इस टाइप का ये जो लोन सर्टिफिकेट होता है इसी को डिबेंचर कहा जाता है। ये है इसके जनरल मीनिंग। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के जो दिया गया है वो ये है कि डिबेंचर के साथ डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर के अंदर डिबेंचर का स्टॉक इंक्लूड होता है, बॉन्ड इंक्लूड होता है और कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो कि कंपनी को कंपनी के मतलब एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करती हो, कॉन्स्टिट्यूट करती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब विदाउट चार्जिंग और विथ चार्जिंग भी हो सकता है डिबेंचर। तो डिबेंचर के लिए समझने के लिए हमें डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड समझना पड़ेगा और चार्ज। तो डिबेंचर स्टॉक वो होता है कि डिबेंचर की ग्रुप ऑफ डिबेंचर जो कि कंपनी के मतलब कि स्टॉक यानी कि बल्क क्वांटिटी, जैसे हम शेयर और शेयर स्टॉक में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक उसी तरह है ये। और बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। हियर वी कैन सी बॉन्ड और डिबेंचर में फ़र्क क्या होता है। तो मीनिंग देखिए तो बॉन्ड क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि शो करता है कि कंपनी को मतलब कि पैसा लेना बाकी है। जिसके पास ये इशू डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है वो क्या हो जाता है, लेंडर होता है, वो कंपनी को पैसा दिया है और उसको पैसा मिलना बाकी है, यानी कि लोन अमाउंट रिटर्न लेना बाकी है, इसी को कहते हैं बॉन्ड। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका जो इंटरेस्ट रहता है ये लो रहता है बॉन्ड का, और डिबेंचर में जो रहता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। डिबेंचर का मीनिंग तो हमने समझा ही कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो बॉन्ड है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। और बॉन्ड जो है वो इशू कौन करता है, गवर्नमेंट एजेंसी, कॉरपोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो डिबेंचर है वो कंपनी के द्वारा होता है। प्रायोरिटी इन रीपेमेंट, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, बॉन्ड होल्डर को, तभी तो इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है क्योंकि रिस्क कम रहता है, रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो ये बॉन्ड और डिबेंचर मतलब डिबेंचर ब्रॉडर टर्म है, डिबेंचर के अंदर ही बॉन्ड इंक्लूड होता है। अब देखते हैं डिबेंचर स्टॉक भी समझ ले, बॉन्ड भी समझ ले, अब देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे अच्छी तरीके से। और फ़िलहाल फीचर ऑफ डिबेंचर देख लेते हैं कि डिबेंचर क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस है, की पॉइंट है ये। सर्टिफिकेट मिलता है डिबेंचर सर्टिफिकेट का। डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी होता है, कंपनी के सील के अंदर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। स्टैंप लगता है। स्टॉक जो है सीरीज़ में होता है डिबेंचर स्टॉक का, और रीपेमेंट इसका पहले होता है, शेयर होल्डर से पहले होता है। फिक्स पीरियड के लिए डेट और अमाउंट ऑफ लोन भी मेंशन होता है सर्टिफिकेट पे। और ये सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। सिक्योर उसको बोलते हैं जिसको कंपनी में के एसेट्स पे चार्ज किया हो, और अनसिक्योर उसको बोलते हैं जो कि विदाउट चार्ज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम डिबेंचर को कंटिन्यू रखेंगे, टाइप ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, और उसके बाद चार्जेस के से रिलेटेड कुछ फ्लोटिंग चार्जेस और स्पेसिफिक चार्जेस क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे, मॉर्गेज क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट वीडियो में मतलब ये कंप्लीट हो गया, अगर इससे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं हमसे। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।